students. Today we will discuss a beautiful topic which is biological method. तो आज हम पढ़ेंगे जी biological method क्या होता है। तो biological method से पहले जी देखते हैं हम कि साइंस क्या होती है। साइंस को डिफाइन कर लेते हैं। साइंस है जी तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन। यानी कि हम कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने के बाद तब हम जाते हैं लेबॉर्ट्री में, यानी कि लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ के ऊपर और आखिरकार फिर उस चीज़ का कोई कंक्लूजन निकालते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइंस, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, एट द एंड कंक्लूजन निकालना। अब हम डिफाइन करेंगे बियोलॉजिकल मेथड को। बियोलॉजिकल मेथड एक्चुअली ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक साइंसी तरीकाकार होता है जिसमें हम एक बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि जानदारों से मुतालिक कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हम तरीकाकार इख्तियार करते हैं उसको हम बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। देखिए रिसर्च तो शुरू से होती आ रही है, 500 सालों से होती आ रही है। सबसे पहले गैलीलियो ने 1590 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी कि तजुर्बात एक्सपेरिमेंट शुरू से होते आ रहे हैं। तो गैलीलियो ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था? उसने ये किया था कि बुलंदी से दो चीज़ों को गिराया था, एक वजनी चीज़ थी, दूसरी हल्की चीज़ थी। तो उसने ये तजुर्बा किया था कि हल्की चीज़ आया पहले पहुंचती है या भारी चीज़ पहुंचती है। ये बात फिजिक्स से रिलेट करती है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए बियोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स होते हैं, यानी कि एक बियोलॉजिकल मेथड में हमको अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ता है। बियोलॉजिकल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है जी रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप है जी ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड स्टेप इज फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप इज डिडक्शन, फिफ्थ इज एक्सपेरिमेंट एंड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट, थ्योरी एंड लॉ। यानी कि इसके 9 स्टेप्स हैं। तो जी रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद? देखिए रिकॉग्निशन किसको कहते हैं, यानी कि पहचान करना। तो हम इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि सबसे पहले मसले को पहचानते हैं, उसके बारे में देखते हैं वो क्या चीज़ है, कि मसला है क्या। तो अब देखते हैं जी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली ये एक क्वेश्चन होता है, ये एक सवाल होता है जो बियोलॉजिस्ट के माइंड में आता है या कोई शख्स उस साइंसदान से पूछता है। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो सेकंड स्टेप है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदात करना। असल में देखें ऑब्जर्वेशन जो होती है वो 5 सेंसेस से मिलकर बनी होती है। और वो 5 सेंसेस कौन से हैं? यानी कि टच करना, स्मेल करना, हेयरिंग करना, विजन करना, टेस्ट करना। यानी कि इन 5 सेंसेस की मदद से हम बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि जो बियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा उसको टच करके हम भी पहचान कर सकते हैं, स्मेल करके भी उसकी पहचान कर सकते हैं, या फिर हेयरिंग यानी कि आवाज़ सुनकर उसके मुतालिक तो इस जरिए से भी पहचान कर सकते हैं, या उसको व्यू करके देख कर भी उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात के लिए हम ये 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं। अब जी ऑब्जर्वेशन 2 टाइप की होती है, इनकी 2 अक़साम है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक्यूरेट होती है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट होती है। इसी तरह क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेजरेबल होती है, यानी कि जिनकी पैमाइश की जा सके उनको मेजरेबल कहते हैं। जिस तरह देखिए हम कह सकते हैं कि एक शख्स की कद 5 फीट है, यानी कि 5 फुट है। तो इधर हमने बात वाज़ेह कर दी यानी कि 5 फुट की, तो ये क्या हुआ? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन प्रिसाइज होते हैं, प्रिसाइज का भी यही मतलब है कि फुल एक्यूरेट होते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये एक प्रॉपर डिजिट फॉर्म में होते हैं। दीज आर इनवेरिएबल, इनवेरिएबल यानी कि जो तब्दील ना हो, इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन से हैं? तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट नहीं होते, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, मेजरेबल भी नहीं होते, प्रिसाइज भी नहीं होते,
इनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये इनवेरिएबल है और क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, यानी कि जो तब्दील हो जाए, लेकिन क्वांटिटेटिव इनवेरिएबल होते हैं, यानी कि तब्दील नहीं होते। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको साबित करेंगे। एग्जाम्पल को थोड़ा हम पढ़ते हैं तो ये बात हमको क्लियर हो जाएगी इनके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से मुतालिक। अब आपने इस एग्जाम्पल पे थोड़ा गौर करना है। देखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनती है, तो ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी बॉयल होता है कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैंने 0 डिग्री एंड 100 डिग्री यानी कि एक एक्यूरेट बात की है, एक डिजिट की बात की है, एक मैंने क्लियर बात की है। लेकिन क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है इसमें हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, कोई फिगर वगैरह नहीं बताएंगे, यानी कि 35 डिग्री 40 डिग्री इस तरह का कोई डिजिट नहीं कहेंगे। वो किस तरह, देखें आप इस प्रैक्टिकली यानी कि जो डिजिट की फॉर्म में बात थी तो उसको हम थ्योरेटिकली कह देंगे, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, वाटर का जो वेट होता है वो 1000 ग्राम होता है 1 लीटर में। इसी तरह 1 लीटर एथेनॉल के वेट 789 ग्राम होता है। तो इधर भी हमने एक प्रॉपर डिजिट यूज किए हैं और ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। बट क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, यानी कि 1 लीटर पानी जो है वो भारी है 1 लीटर एथेनॉल से। इधर हमने साबित भी किया है कि 1 लीटर वाटर का वेट 1000 ग्राम होता है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल का वेट 789 ग्राम होता है। तो इसी बात को हमने थ्योरेटिकली बयान कर दिया, जिसको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस को बनाना, मफरूजा बनाना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई थी तो उन मुशाहिदात को यानी कि ऑब्जर्वेशन को हम गैदर करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। अब हाइपोथेसिस को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस होता है इट इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है आर्जी, यानी कि ये एक आर्जी एक्सप्लेनेशन होती है, आर्जी तफसील होती है जो आगे जाकर गलत भी हो सकती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये शॉर्ट में आता है, आपने याद रखनी है ये बात। तो एक हाइपोथेसिस के कौन से करेक्टर होने चाहिए, एक हाइपोथेसिस की कौन सी खसूसियात होने चाहिए। आ हाइपोथेसिस शुड बी जर्नल स्टेटमेंट, यानी कि एक हाइपोथेसिस को एक आम स्टेटमेंट होना चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, यानी कि ये एक आर्जी ख्याल होना चाहिए। आ हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, इसको सादा होना चाहिए। एंड फॉल्सिफाइएबल, यानी कि गलत भी किया जा सके इसको। एंड इट शुड बी एग्री विद अदर ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन के साथ भी इसको मुत्फिक होना चाहिए। बियोलॉजिकल मेथड का जो फोर्थ स्टेप है उसको हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। दीज डिडक्शन आर लॉजिकल कंसिक्वेंसेस, यानी कि इसमें हम अब लॉजिक देने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल रिजल्ट देंगे, यानी कि लॉजिकल कंसिक्वेंसेस करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि डिडक्शन में जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसमें हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमने तजर्बा किया कि जी जो प्लांट सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो आइए अब इससे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एग्जामिन ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी कि घास के जो पत्ते होते हैं जिनको ब्लेड हम कहते हैं, उनका अगर हम मुतालिया करें, देन इट शुड हैव न्यूक्लियस, यानी कि उन ग्रास के पत्तों में, ग्रास के ब्लेड में न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए। यानी कि आप उसने डिडक्शन बना ली, यानी कि एक ग्रीन प्लांट को हमने चेक किया तो उसमें न्यूक्लियस था। इसी तरह अगर हम ग्रास को चेक करें, ग्रास भी तो सब्ज होती है, कि अगर पौधे न्यूक्लियस रखते हैं तो ग्रास के पत्तों में भी न्यूक्लियस लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। तो इधर हम तजर्बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट इज बेसिक स्टेप, ये एक बुनियादी स्टेप होता है। एक्सपेरिमेंट एक मेन स्टेप होता है। अगर एक्सपेरिमेंट में चीज़ें गलत आ जाएं, उनके रिजल्ट गलत आ जाएं,
तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि आया जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या ट्रू नहीं है। अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर हम आगे चलेंगे, अगर वो फॉल्स है यानी कि वो गलत है तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी और आगे हमारा वर्क नहीं चलेगा। एक्सपेरिमेंट में एक साइड बॉक्स क्वेश्चन है, वो है जी कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं और दूसरा कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह का डिफरेंस है। तो इस बात को हम एग्जांपल से समझेंगे। वो कहता है कि जी दो प्लांट है हमारे पास, एक प्लांट को हमने खुले मैदान में रख दिया, दूसरे प्लांट को हमने जार के अंदर बंद कर लिया, यानी कि एक शीशे के डब्बे में उस पौधे को बंद कर लिया। यानी कि अब उसने दोनों पौधों को पानी भी दिया, खाद भी दी और मिट्टी भी डाली, लेकिन एक पौधे को उसने कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया की और दूसरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया नहीं की। यानी कि जो फिजा के अंदर खुले मैदान में पौधा रखा है उसको यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया हो रही है, और दूसरा पौधा जो एक बंद जार में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं की। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की बुनियाद पर हम देखेंगे कि कौन सा पौधा सरवाइव करता है और कौन सा सरवाइव नहीं करता। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को हमने चेक करना है, आया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। अच्छा, जो पौधा जार के अंदर बंद है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और जिसको हमने खुली फिजा में रख दिया वो कंट्रोल ग्रुप है। अब देखिए, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया नहीं की गई, यानी कि जो जार के अंदर बंद है उसको कार्बन डाइऑक्साइड हमने मुहैया नहीं की, तो वो कुछ टाइम के बाद मुरझा जाएगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा। और जो खुली फिजा में हमने रख दिया था तो वो मज़ीद ग्रोथ करेगा। यानी कि इसमें हमारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुहैया करने और मुहैया ना करने से पौधे के ऊपर क्या असर होता है। सिक्स्थ स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइज करना यानी कि इकट्ठा करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेटे को गैदर करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटे को इकट्ठा करेंगे, और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। स्टैटिस्टिकल मतलब मैथ्स के हवाले से बात कर रहा है, यानी कि मैथमेटिकल हमारे पास डेटा होगा, उसका हम एनालिसिस यानी कि तज्जिया करेंगे। सेवेंथ स्टेप इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट को रिपोर्ट करना, अपनी बातें को ज़ाहिर करना, शाये करना। तो वो बायोलॉजिस्ट जो अपना काम कर रहा था, यानी कि अब उसका काम बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने वर्क को पब्लिश करेगा। पब्लिश यानी कि अवाम के आगे जाहिर करेगा, एंड जर्नल्स देगा। जर्नल्स कहते हैं रिसाले, अखबारात में देगा वो अपनी बात को। इसी तरह वो सेमिनार करवाएगा, मीटिंग करवाएगा, तो वो अपनी बात सब लोगों को बताएगा। इसी तरह वो कॉलेजेस में जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, वो कहेगा जी ये वर्क मैंने किया है, इसको आप चेक करें। यानी कि जब उसका काम सही होता जाएगा तो वो फिर अपनी बातों को हर एक के सामने पेश करेगा। कॉलेजेस जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ जाएगा, सेमिनार्स करवाएगा, मीटिंग करवाएगा, वो ये बताने की कोशिश करेगा कि आप देखें मेरा काम सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, थ्योरी। एक थ्योरी तब बनती है जब सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्ट द सेम रिजल्ट, इट इज कॉल्ड थ्योरी। यानी कि जो हाइपोथेसिस होंगे उनको हम बार बार टेस्ट करेंगे और उनका रिजल्ट देखेंगे। गुड थ्योरी क्या होती है? गुड थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है विच कैन सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस, यानी कि जिससे एक नया हाइपोथेसिस बनाया जा सके, उसको हम गुड थ्योरी कहते हैं। एक थ्योरी में ग्रेट डील ऑफ एविडेंस होती है, यानी कि इसमें बहुत सारी लॉजिकल बातें इकट्ठी की जाती हैं, तब जाकर एक थ्योरी बनती है। नेक्स्ट स्टेप इज लॉ, या फिर जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब यानी कि कानून एक बन जाएगा। एक लॉ यानी कि एक कानून इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है यानी कि जिसको झुटलाया ना जा सके। एक लॉ को, एक कानून को हम मजीद झुटला नहीं सकते। एक लॉ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म होता है, यानी कि ये अब परमानेंट तौर पर बात बन जाती है, यानी कि ये यूनिफॉर्म बन जाती है, जिसको हम मजीद तब्दील नहीं कर सकते।